दोस्तों स्वागत है आपका प्रोग्रेसिव जीके अड्डा विद एसके में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड वन दरोगा से रिलेटेड मॉडल पेपर 9 के बारे में। और इससे रिलेटेड बाकी के मॉडल पेपर हमारे चैनल में अपलोडेड हैं, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अब इसके पहले क्वेश्चन के साथ। और इसका पहला क्वेश्चन है, मानव के आमाशय में एक्स अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। वह एक्स अम्ल कौन सा है बताना है। यानी कि सिंपल शब्दों में आमाशय का मतलब होता है स्टोमक, यानी कि हमारे स्टोमक में ऐसा कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है जो कि भोजन के पचने में सहायता करता है, ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल सकते हैं। और इसको बोलते हैं हम HCl, HCl भी इसको बोला जाता है, HCl, ये भी याद रखना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, कोई भी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक घटना में किस प्रकार के रक्त वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है। यानी कि सिंपल शब्दों में कहें तो बी, अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो वो किस किस को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए बी या बी को। यानी कि किसी का ब्लड ग्रुप अगर ए बी है या फिर बी है तो ये डोनेट कर सकता है इन दोनों को। और यूनिवर्सल डोनर की बात करें तो ये होता है वो नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर, और ए बी जो होता है यूनिवर्सल टेकर होता है ए बी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए बी या बी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा अंग वसा का भंडार कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है। यानी कि कोलेस्ट्रॉल का निर्माण हमारे किस अंग में होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यकृत। यानी कि लिवर में होता है हमारे कोलेस्ट्रॉल का निर्माण। और कोलेस्ट्रॉल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है शरीर के लिए, क्योंकि हमारे शरीर की जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उनको हेल्थी बनाए रखने के लिए या फिर नई कोशिका बनाने के लिए हमारे शरीर को ज़रूरत पड़ती है कोलेस्ट्रॉल की। लेकिन अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो फिर हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यकृत में होता है कोलेस्ट्रॉल का निर्माण। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा एक कथन जठर के बारे में सही नहीं है। तो जठर का मतलब भी स्टोमक ही होता है, जठर का मतलब होता है स्टोमक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जठर अमाशय रस में लाइपेज तथा एमिलेज स्त्रावित करता है। तो जठर जो होता है अमाशय रस में एमिलेज, लाइपेज तथा एमिलेज स्त्रावित करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और जठर का मतलब स्टोमक ही होता है, इसे भी याद रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है। तो चंदन का पेड़ जो है एक प्रकार का परजीवी ही इसको माना जाता है, लेकिन सभी परजीवी हैं इसमें इस ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आंशिक मूल परजीवी माना जाता है चंदन के पेड़ को। और दोस्तों इसको परजीवी इसलिए बोला जाता है, यानी कि परजीवी वो होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, यानी कि किसी के शरीर पर रहते हैं और उसको जो मिलता है उसी से अपना भी गुजारा कर लेते हैं। तो चंदन का पेड़ जो होता है ये अपने आसपास जो इसके पेड़ लगे होते हैं चंदन के पेड़ के आसपास जो भी पेड़ होते हैं, तो इसके ज़मीन के अंदर से जो जड़ें होती है चंदन की, ये बाकी पेड़ों की जड़ों के साथ जो है मिल जाती है। और जो उनको खनिज पदार्थ या पानी जो उनको मिलता है और पेड़ों को, ये उनकी जड़ों से थोड़ा थोड़ा जो है प्राप्त करते रहता है खनिज और पानी। तो ये परजीवी की कैटेगरी में आता है चंदन। लेकिन इसको आंशिक मूल परजीवी इसलिए कहते हैं, आंशिक कहते हैं इसको, पूर्ण स्तंभ परजीवी नहीं कहते हैं इसको, कहते हैं ऑप्शन नंबर डी। तो इसे आंशिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है आधा जो है दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है और आधा जो है खुद के ऊपर डिपेंड रहता है, इसलिए इसको कहते हैं आंशिक मूल परजीवी। तो आंसर इसका राइट है ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। निम्न में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादप में जल के लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तावित किया। तो ये थे हमारे इंडियन वैज्ञानिक। इनका राइट नाम है ऑप्शन नंबर ए, JC बोस। और किसी बुक में या विकिपीडिया में देखेंगे तो आप JC बासु भी मिलेगा, आपको JC बसु मिलेगा, और इसमें लिखा है JC बोस। तो इसका राइट आंसर है JC बोस, और इनका पूरा नाम है जगदीश चंद्र बोस। और जो ये वैज्ञानिक थे ये लगभग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों में उनकी ख्याति प्राप्त थी इनको।
और इनने जो है पौधों में जीवन के बारे में भी सबसे पहले इन्हीं ने बताया था, जेसी बोस ने। और पादप में जल के लंबी दूरी के अभिगमन के सिद्धांत को भी इन्हीं ने दिया था। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। आभासी फल का एक उदाहरण है। तो आभासी फल का उदाहरण है ऑप्शन नंबर ए, सेब को बोलते हैं आभासी फल। और सेब और शरीफे को यानी कि सीताफल को भी आभासी फल बोलते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सेब और ये सीताफल है, शरीफा, इनकी उत्पत्ति जो होती है वो थैलेमस से होती है, इसलिए इनको आभासी फल माना जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, निद्रालु व्याधि रोग की वाहक है। यानी निद्रालु वाहक मतलब होता है स्लीप डिसऑर्डर या फिर स्लीपिंग सिकनेस, इसको बोलते हैं निद्रालु व्याधि को। तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी, सीसी मक्खी से होता है। और ये सीसी मक्खी जो है ये ज़्यादातर पाई जाती है अफ्रीकन कंट्रीज़ में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, निद्रालु व्याधि का। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। मनुष्य में सामान्य रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर में होता है, यानी कि 100 ml रुधिर में कितना शर्करा होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 80 से 100 mg होता है रुधिर में, मतलब यानी कि 100 ml रुधिर में होगा आपके 80 से 100 mg शर्करा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र होता है ऑप्शन नंबर डी, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 जो है। तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, खेत। वो इसलिए है क्योंकि तालाब भी एक पारिस्थितिकी तंत्र में आता है, वन भी आते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में, लेकिन जो कृत्रिम होता है वो होता है खेत। पारिस्थितिकी तंत्र जो कृत्रिम होता है वो होता है खेत, क्योंकि तालाब जो है ये नेचुरल वे से भी बनते हैं और इनको कृत्रिम रूप से भी बनाया जा सकता है। और वन जो है ये नेचुरल तरीके से भी हो सकते हैं वन, और इनको जो है खुद भी इनको बनाया जा सकता है वनों को। लेकिन जो खेत हैं ये केवल कृत्रिम ढंग से बनते हैं। तो ये भी जो है, तो आंसर इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का खेत। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो चेचक के टीके का आविष्कार किया था ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? तो ये विशालतम जीवित पक्षी है ऑप्शन नंबर बी, शुतुरमुर्ग। और सबसे छोटा पक्षी जो है वो है हमिंग बर्ड, यानी कि गुंजन पक्षी बोलते हैं इसे। तो अभी के हिसाब से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शुतुरमुर्ग है सबसे बड़ा पक्षी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन सा एक यशत पुष्प कहलाता है? तो यशत पुष्प जो होता है इसको इंग्लिश में फिलोसफर वुल भी कहते हैं, या फिर इसे चाइनीज़ वाइट भी कहते हैं यशत पुष्प को। तो यशत पुष्प का नाम होता है, रासायनिक नाम कहें या फिर इसको क्या बोलते हैं कहें, तो इसे बोलते हैं ऑप्शन नंबर सी, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड को बोलते हैं यशत पुष्प, यानी कि फिलोसफर वुल। और फिलोसफर वुल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर जिंक ऑक्साइड को जलाया जाता है आग में, तो जो इसके अवशेष बचते हैं वो लगभग लगते हैं सफ़ेद ऊन के, वो सफ़ेद ऊन के गुच्छे की तरह लगते हैं इसके जो अवशेष बनते हैं। और जिंक ऑक्साइड का यूज़ होता है पेंट बनाने में या फिर स्किन केयर के लिए क्रीम बनाने में इसका यूज़ होता है जिंक ऑक्साइड का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। निम्न में से कौन सा कांच पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है? तो ये कांच होता है ऑप्शन नंबर डी, क्रुक्स कांच होता है जो पराबैंगनी किरणों को जो है, जो पराबैंगनी किरणों को है विच्छेदन कर सकता है। और क्रुक्स कांच से ही जो है हमारे धूप वाले चश्मे बनते हैं, क्रुक्स कांच से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। नीले सिल्वर लवण में से किसको कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो कृत्रिम वर्षा यानी कि आर्टिफिशियल रेन उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर डी, सिल्वर आयोडाइड का। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। और सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ किया जाता है
फोटोग्राफी में, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बनता है सिल्वर ब्रोमाइड का। तो सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ होता है फोटोग्राफी में और कृत्रिम वर्षा में यूज़ होता है ऑप्शन नंबर डी सिल्वर आयोडाइड का। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपोविलियन जलीय विलयन है। तो फोटोग्राफी में प्रयुक्त तो एक और अम्ल होता है, यानी कि एक और रसायन का इसमें प्रयोग होता है और वो होता है सोडियम थायोसल्फेट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। वह धातु जो एसिड व एल्कली के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है, तो वह धातु है ऑप्शन नंबर ए जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। स्टेनलेस स्टील को बनाने में लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग होता है? तो स्टेनलेस स्टील यानी कि धब्बा रहित जो स्टील को हम बोलते हैं, धब्बा रहित, जिसमें जंग मंग नहीं लगता है और काफ़ी लंबे समय तक टिकता है ये वाला स्टील, स्टेनलेस स्टील। तो इसमें मिलाया जाता है ऑप्शन नंबर बी क्रोमियम का यूज़ इसमें होता है। और जो सिंपल जो है स्टील होता है उसमें लोहे का यूज़ होता है और स्टेनलेस स्टील में जो है क्रोमियम का यूज़ होता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। पोटेशियम नाइट्रेट चूर्णीकृत चारकोल और गंधक के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो पोटेशियम नाइट्रेट चूर्णीकृत चारकोल और गंधक के मिश्रण को कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी गन पाउडर कहते हैं इसको। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। टैल्क में निम्न में से क्या होता है? तो टैल्क यानी कि टैल्क से टैल्कम पाउडर बनता है, यानी कि जो शरीर में यूज़ करते हैं। और चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में भी टैल्क का यूज़ होता है और टाइल्स बनाने में भी टैल्क का यूज़ होता है। तो इसमें होते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसमें होते हैं मैग्नीशियम, ऑक्सीजन और सिलिकॉन होते हैं इसमें टैल्क में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। जोहरी का रोज यानी कि ज्वेलर्स रोज क्या होता है? तो ये होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसमें होता है फेरिक ऑक्साइड। और इसका यूज़ होता है चीज़ों को साफ़ करने में, जो कि धातु की चीज़ें होती हैं, सोने चांदी की चीज़ों को या फिर जेवरात को साफ़ करने में इसका यूज़ होता है। और धातु में पॉलिश लगाने के लिए या फिर किसी सोने चांदी की चीज़ों में पॉलिश लगाने के लिए भी इसका यूज़ होता है। एक पत्थर जैसा होता है, आपने देखा होगा ज्वेलर्स के पास, एक भूरे कलर का होता है, ये होता है फेरिक ऑक्साइड का। इसमें घिसा जाता है आभूषणों को, और या फिर उसको इसमें घिसा जाता है आभूषणों को, जिससे इसमें पॉलिश लगती है, थोड़ी चमक आती है, या फिर सोने की शुद्धता मापने के लिए एक पत्थर में जो घिसा जाता है उसी तरीके का होता है फेरिक ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके किस पर निर्भर करता है या रहता है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारी पृष्ठ पर रहता है उसका संपूर्ण आवेश। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। वस्तु का आवेश किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? तो वस्तु में जो आवेश होता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन के कारण होता है आवेश किसी वस्तु में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए क्या करेंगे? यानी कि आप अगर कार में जा रहे हैं कहीं और तभी अगर बिजली गिरने वाली हो या कड़कने ही वाली हो तो आपको क्या करना चाहिए, ये पूछा गया है। तो आपको ये करना चाहिए कि ऑप्शन नंबर ए के हिसाब से चलना चाहिए, कार की खिड़की बंद कर लेनी चाहिए। ये कार होगा दोस्तों, घर नहीं होगा, ये होगा कार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कार की खिड़की बंद कर लेनी चाहिए। अगर आप घर में हैं तो घर की खिड़की बंद कर लीजिए, वो आपकी मर्जी रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 26 की ओर देखते हैं। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये नियम किसका है ये बताना है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के
वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये नियम किसका है? तो ये नियम है कूलाम का नियम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 27 की ओर। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है। उस बिंदु के बीच के क्या मापा जाता है पूछा गया है। एक बार फिर पढ़ लेते हैं। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है उस बिंदु के बीच का। तो उस बिंदु के बीच का क्या मापा जाता है पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उस बिंदु के बीच का विभवांतर मापने के लिए क्रिया की जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा होता है ये बता रहा है। तो सिंपल सी बात है, चांदी होता है सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व। और तांबे का यूज़ सबसे ज़्यादा इसलिए किया जाता है क्योंकि तांबा जो है सस्ता होता है चांदी के मुकाबले, लेकिन सबसे अच्छी चालकता जो होती है वो चांदी की होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अति चालकता का लक्षण है। तो अति चालकता का लक्षण बताना है। तो ये अति चालकता का लक्षण होती है ऑप्शन नंबर ए उच्च परागम्यता, यानी कि इसमें प्रतिरोध जो है बहुत ही कम होगा। अति चालकता जो होते हैं धातु, उसमें प्रतिरोध जो है 0 के बराबर होता है एकदम, और बहुत ज़्यादा चालकता होती है अति चालकता में। अब क्वेश्चन नंबर 30 है और इसका आखिरी क्वेश्चन है। और वीडियो अच्छी लगी दोस्तों लाइक कर देना। क्वेश्चन नंबर 30 है, अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है क्यों? यानी कि अधातु जो होती है वो विद्युत की चालक नहीं होती है, कुचालक होती है। वो क्यों होती है ये बताना है। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर ए, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं इसलिए वो विद्युत की कुचालक होती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड वेलकम।